चलो थोड़ा अटेंडेंस ले लेते हैं। नए कुछ बच्चे ज्वाइन करने वाले थे, क्या किया मालूम नहीं, देखते कौन कौन है। नवेद प्रेजेंट है? नवेद की आवाज आ रही है? रोल नंबर 2 एंड खिड़की बंद कर दो, थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा। रोल नंबर 2 मतीन, अनस, राइट 3 4 5 6 7 yes 8 9 roll number 9 present 10 11 yes 12 13 Sarani है 13 present 14 Siddiq present 15 roll number 15 present 16 17 present 18 19 present 21 present 3 सिद्दीक अपना वो रोल नंबर 14 लिखो तो समझ में आता है। ठीक है, जवेरिया आपको मेरी आवाज आ रही है? जवेरिया, इफ यू कैन रेज योर हैंड, डू यू नो हाउ टू रेज योर हैंड? रेज हैंड कैसा करने का और चैट, राइट? तो माइक्रोफोन ऑन नहीं करना है पूरे क्लास में, वीडियो और माइक्रोफोन जवेरिया आपके लिए बोला, आपका पहली क्लास है, राइट? पूरी क्लास में, हाँ ठीक है, थैंक यू। आप पूरी क्लास में आप ना तो वीडियो ऑन करोगे ना माइक्रोफोन ऑन करोगे। आपको अगर क्वेश्चन है तो आप चैट कर जो भी है पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आप मेरे को एक बात बताओ, आप कौन से बोर्ड से पढ़ रहे हो? सीबीएसई है कि एसएससी बोर्ड? एचएससी बोर्ड है, पुणे बोर्ड है। आप चैट करके बताओ बोले कौन सा बोर्ड है आपका और क्या स्टेटस है, कहाँ पे क्लासेस लगाई? 2 मिनट बता दो, फिर मुझे क्लास स्टार्ट करनी है थोड़ी जल्दी, प्लीज चैट करके जल्दी से मुझे बता दो कहाँ से। आपका सीबीएसई है, हाँ, फिर आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एसएससी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, राइट? हाँ, ये जो भी फिजिक्स की किताब रहेगी हम स्टेट बोर्ड की किताब फॉलो कर रहे हैं। हालांकि किताब फॉलो वो कर रहे हैं पर हम इंटेंशन हमारा वो ये कि हमको नीट की पढ़ाई करनी है, सीईटी की और जेईई की पढ़ाई करनी है। तो आज आप अटेंड करो, अगर आपको लगता है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर बाद में आप फोन पे बात कर सकते। वैसे सिलेबस तो एक ही है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है सिलेबस। फिर भी आपको अगर लगा कि नहीं हम लोग नहीं ठीक से कर सकते तो यू कैन डिसाइड कि पूरी क्लास हमारी एसएससी बोर्ड के हिसाब से हो रही। ठीक है, तो हमारा चैप्टर शुरू हमने कल किया था ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा ऑसिलेशन चैप्टर शुरू किया था। वो सीबीएसई के बुक में भी यही ऑसिलेशन की चैप्टर है 12th का, और इसमें हमने देखा था कि भाई पीरियोडिक मोशन मतलब क्या। 2-4 चीजें तो देखी थी हमने। इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन, राइट? पीरियोडिक मोशन के बाद में उसके फिगर्स वगैरह निकालकर हमने देखा था कि पीरियोडिक मोशन कैसी रहेगी, क्या रहेगी। प्लस उसके बाद पीरियोडिक मोशन के बाद ऑसिलेटरी मोशन भी क्या है मतलब वो देखा था, हार्मोनिक मोशन मतलब क्या देखा था। ये अलग अलग नाम है। एंड देन वी वेर, हमको पढ़ना है एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना? हार्मोनिक मोशन जो पूरा पढ़ना है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो इसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी कल। एंड देन पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन हमने लिखी थी कि द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ,
the motion which repeats itself after the equal interval of time is called as periodic motion. Definite interval of time, indefinite interval amount of time में जो repeat करती है उसको periodic motion बोला जाता है, right? Then we have seen period also. What is mean by period? Period की definition लिखी, figure निकाली. हमने periodic motion की भी figure निकाली थी. Periodic वो भी उसकी भी figure 2-3 figure निकाली थी. Pendulum की figure निकाली, circular motion, right? उसके बाद हमने देखा था कि periodic motion अगर हमको पता है तो then we have moved to the next is what oscillatory motion या vibratory motion, right? Oscillatory motion या vibratory motion. तो periodic motion मतलब circular motion को भी periodic motion बोलते हैं. Circular motion को भी because after certain interval of time the motion repeats itself, but this circular motion is not oscillatory motion. Circular motion is not oscillatory motion, right? Circular motion is not oscillatory motion. क्यों? क्योंकि oscillatory motion को कौन सा बोलते हैं? जो to and fro, आगे पीछे या up and down, ऊपर नीचे, about a mean position, ऊपर नीचे या आगे पीछे, इस तरह की मोशन जो रहेगी उस मोशन को oscillatory motion बोला जाता है. That motion is called as oscillatory motion या vibratory motion, right? That is called as oscillatory motion or vibratory motion. So that is what we have seen yesterday. Now there are two types of oscillatory motions. There are two types of oscillatory motion. One is linear simple harmonic motion, and other one is angular simple harmonic motion. दो देखे थे हमने. उसमें हमने क्या देखा था कि भाई अगर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसको तीन चीजें चाहिए. ये तीन चीजें अगर रहेगी तो उसको हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे. क्या होनी चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए. मोशन क्या होनी चाहिए? जो पार्टिकल मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे वो पीरियोडिक होना चाहिए. मतलब क्या? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसने उसकी पूरी रिपीट करना चाहिए, राइट? उसका मोशन जो है वो पूरी रिपीट करना चाहिए. गोल बोलो. देन वी हैव सीन द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन की जो नीडल है वो भी जो ऊपर नीचे होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन, राइट? पीरियोडिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के तीन क्राइटेरिया अगर वो फॉलो करती है तो उसको हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे. पहला क्राइटेरिया इट शुड बी पीरियोडिक. दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया क्या बोले थे? इट शुड बी ऑसिलेटरी, है ना? सिर्फ पीरियोडिक होकर नहीं चलेगा, ऑसिलेटरी भी चाहिए. मतलब वो सर्कुलर मोशन वगैरह नहीं चलेगा, पीरियोडिक होना चाहिए, ऑसिलेटरी होना चाहिए, और उसकी जो मूवमेंट है वो लीनियर होनी चाहिए, एक लाइन में स्ट्रेट मोशन होनी चाहिए उसकी. स्ट्रेट मोशन मतलब हम जो बोल रहे हैं स्विंग मशीन का ऊपर नीचे, दैट इज लीनियर मोशन. या फिर स्प्रिंग अगर हमने आगे पीछे अगर मूव कर रही है, स्प्रिंग भी अगर आगे पीछे मूव कर रही है अराउंड ए मीन पॉइंट, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? लीनियर सिंपल. इसको भी बोलेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. एंड द सेकंड वन इज एंगुलर. एंगुलर में क्या रहेगा? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या रहेगा? उसके भी तीन क्राइटेरिया रहेंगे. अगर वो तीन क्राइटेरिया वो फॉलो करती है तो उसको हम एंगुलर बोलेंगे. क्या है? पीरियोडिक तो होना चाहिए, मतलब पहला क्राइटेरिया सेम है. ऑसिलेटरी होनी चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया भी सेम है. थर्ड क्या है? उसकी मोशन क्या होनी चाहिए? आर्क ऑफ सर्कल. फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम का क्या है? सिंपल पेंडुलम इज बेसिकली, है ना? सिंपल पेंडुलम इज बेसिकली, देखो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो कैसी है? सर्कुलर, स्ट्रेट नहीं है, आर्क ऑफ अ सर्कुलर. सो simple pendulum is an example of angular simple harmonic motion. Simple pendulum is an example of angular simple harmonic motion, and needle of a swing machine is an example of linear simple harmonic motion. ये सारी चीजें हमने कल देखी थी, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, राइट? These all things we have seen yesterday, और ये सारा आपको रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा. YouTube चैनल जो है अपना उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, राइट? मैंने देखा आज बहुत अच्छे से किया हुआ है. मैं उसको एडिट कर रहा था थोड़े 2-4, तो मैं बोला नहीं अच्छे से हुआ है, रिकॉर्डिंग भी अच्छे से हुआ. Then these two definitions हमने देखे थे. इसके बाद में और तीसरी definition हमने देखी थी. What is period, right? Period of SHM, not period of SHM. So what is that? The smallest interval of time after which the to and fro motion repeated. So क्यों to and fro?
क्योंकि हम लोग सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं, राइट। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आइदर टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो आप ज्यादातर जो हम ये पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे वो टू एंड फ्रो ही पढ़ेंगे, टू एंड फ्रो इस तरह की मोशन ही पढ़ेंगे, टू एंड फ्रो आगे पीछे, या इधर वो लीनियर होगी या सिंपल एंगुलर होगी, कोई भी हो सकता है, बट देन टू एंड फ्रो मोशन पढ़ेंगे। तो उसको पीरियड के डेफिनेशन हमें मिलेगी और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी हमें मिलेगी। उसके बाद में बहुत अच्छा एक एग्जांपल लेके हमने पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है और उसका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से किया हमने, उसका डेफिनेशन वगैरह लिखे, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखी, पीरियड की डेफिनेशन लिखी, पीरियड का यूनिट निकाला, इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट निकाला, फ्रीक्वेंसी यूनिट इट हर्ट्ज पर सेकंड। ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में छोटी छोटी चीजें सारी पढ़ ली, राइट। सो दिस वाज द बैकग्राउंड यस्टरडे फॉर आई थिंक मोर देन 1 आवर वी स्पोक दिस इंट्रोडक्शन ऑफ मोशंस, अलग अलग जो मोशंस है और उसको क्या क्या चीजें आती है वो चीजें हमने सारी पढ़ी, फाइन, ओके। तो अब फिर ये दिमाग में बात आती है कि भाई ये इसमें तो कहा नीट का तो कोई पढ़ ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे, नहीं नीट जेई का जब तक ये चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा नीट जेई भी नहीं जाएगा, है ना। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन we'll see the NEET and JEE practice questions also, राइट। चलो ठीक है, तो फर्स्ट नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट यहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये भी देखा था, ये बहुत अच्छा, कैन यू कॉल, है ना। तो मैंने ये भी बोला था कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज दिस मोशन ऑफ अ लीफ ऑफ अ ट्री ब्लोइंग इन द विंड इज पीरियोडिक और नॉट। तो इसका आंसर है नो, बराबर ना। इसका आंसर हमने, इसका वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था, नो है। और ये ब्लोइंग की जगह पे अगर वर्ड आता है, ब्लोइंग की जगह पे वर्ड अगर आता है वाइब्रेटिंग, if अगर वाइब्रेट हो रहा है दैट कैन बी कॉल्ड एज, that will be called as, yes, that will be periodic motion. In that case it is, देखो सिर्फ एक वर्ड चेंज होने से पूरा आंसर चेंज हो गया, है ना। is the motion of a leaf of a tree vibrating in a wind is periodic or not? yes. और blowing, no. fine, तो ये भी हमने कल देखा, ठीक है, ओके फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। ये फिगर हमको निकालनी पड़ेगी अच्छे से, पहले पढ़ लेंगे। मैंने बोला था एक एक वर्ड हम पढ़ेंगे, एक वर्ड को भी नहीं छोड़ेंगे, राइट। Place a rectangular block on a smooth frictionless horizontal surface. Attach one end of a spring with a rigid wall, another end of the block as shown in figure. Pull the block of mass m towards the right and release it. The block will begin its to and fro motion on either side of its equilibrium position. This motion is the linear simple harmonic motion. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला ये स्प्रिंग जो है वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, राइट। फाइन, figure 5.1 shows रिफा प्लीज आपका माइक्रोफोन बंद रखो, थैंक यू, ओके। सो स्प्रिंग, ये तीन फिगर निकाले अभी हम, तीनों फिगर अच्छे से निकालेंगे, पहले फिगर निकालेंगे और फिर इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या है, राइट। तीन फिगर है, तो ये देखो, ये जो है 5.1b ये नॉर्मल फिगर है, मतलब हमने क्या किया, एक स्प्रिंग को एक कोई दीवार से या कोई रिजिड सपोर्ट से, अब दीवार को रिजिड सपोर्ट बोला जाता है, राइट। स्प्रिंग को क्या किया, एक दीवार से या रिजिड सपोर्ट से टाई अप कर दिया, राइट। और उसके दूसरे एंड पे इट्स अ ब्लॉक ऑफ मास m, देखो ब्लॉक ऑफ मास m दूसरी तरफ हमने उसको लगाया, राइट, और उसको छोड़ दिया। तो ये रिलैक्स पोजीशन है, इसको कुछ नहीं, बिल्कुल अब टेबल पे रख दिया इसको, राइट। सो दिस इज अ नॉर्मल पोजीशन। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा बाहर पुल कर रहे हैं। सो वी आर पुलिंग इट आउटवर्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये जो टेबल है ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं होगा, राइट, फ्रिक्शनलेस है। आइडियली प्रैक्टिकली व्हिच इज नॉट पॉसिबल, पर कम से कम फ्रिक्शन हो, बिल्कुल चिकना सनमाइका वगैरह लगा के उसके ऊपर रखा है, इस तरह से मतलब हुआ। तो बाहर लेने के बाद उसको बोलेंगे ये पोजीशन हो गई रिलैक्स्ड। सो द मीन पोजीशन जिसमें हमने खींचा नहीं है, कुछ नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्स्ड पोजीशन। जब हम खींचेंगे तो उसको बोलेंगे स्ट्रेच्ड, और जब वो अंदर जाएगी छोड़ने के बाद, देखो अंदर जाएगी छोड़ने के बाद, तो उसको बोलेंगे कंप्रेस्ड। फिगर बहुत अच्छे से निकालनी है और उसके हर चीज लिखनी है। पहले तो तीन पोजीशन समझ में आ गई हमने, है ना। फिर तीन मास ब्लॉक कैसा फिगर में है, क्या क्या पहले वो देख ले। रिजिड सपोर्ट है, स्प्रिंग है, सरफेस है और ब्लॉक है। और स्प्रिंग भी कैसी निकालनी है, बिल्कुल अच्छे से निकालनी है, फिगर अच्छे से निकालनी है, राइट। ये पोजीशन ऐसा बराबर ये इक्वल डिस्टेंस पे करने का और फिर उसको जोड़ने का ऐसा। अभी मैं तो ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, तो अच्छी दिखनी चाहिए फिगर, राइट, अच्छी दिखनी चाहिए। देखो तो ये अच्छी कब दिखेगी, जब हम इक्वल डिस्टेंस पहले पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। वो ये निकालते ना अपने हिंदू दोस्त लोग अपने
है ना, क्या वो रंगोली निकालते डॉट निकाल के, है ना। तो ऐसा अच्छे से फिगर निकालिए बिल्कुल, तीनों फिगर निकालने का। फिगर में क्या क्या होना चाहिए मैंने बोला आपको। 12th की भी पढ़ाई होगी, बोर्ड की आपने, में सीईटी की भी करेंगे। तो क्या क्या है, रिजिड सपोर्ट है, सरफेस है, स्प्रिंग है और ब्लॉक ऑफ मास ये है। रिडैक्स वाली बीच में आएगी। अब ये आगे देखो और क्या क्या है इसमें, देखो इसमें क्या क्या है, ये ए बी सी डी लिखा, रिलैक्स कंप्रेस हो ये लिखा, फ्रिक्शन लेस लिखा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट राइट। ये देखो f is equal to minus kx inside, direction is inside, then f is equal to minus kx, direction is outside। ये दूसरा हो गया बराबर। यहाँ पे f is equal to 0, तीनों जगह पे f लिखना है। f is equal to minus kx, f is equal to minus kx, ये डायरेक्शन इनसाइड, डायरेक्शन आउटसाइड। अब इसमें थोड़ी गलती है पर चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। तीन हो गए राइट, ये तीन फिगर। उसके बाद ये x इधर की डायरेक्शन में निकालना है और ये प्लस x लिखना है, ये माइनस x लिखना है। इतनी सारी चीजें अच्छे से फिगर में निकालनी चाहिए। चलो फिगर निकालो जल्दी से, एंड देन विल मूव अहेड। थोड़ा जल्दी निकालेंगे आप, और ये सारी चीजें आनी चाहिए फिगर में। और जिसका हो गया वो हैंड प्रेस करके बोलेगा सो दैट आई कैन मूव फर्दर। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा तीनों फिगर निकालो एबीसी। अगर हो गया तो हैंड रेस करके मेरे को बोल दो कि सर फिगर हो गया। अच्छे से निकालिए, पेंसिल इरेजर लेकर बैठने का। फिजिक्स की क्लास में पेंसिल इरेजर स्केल वगैरह सब लेकर बैठने का, क्यों बाद में फिर प्रैक्टिस नहीं होगी, अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज ही प्रैक्टिस हो जाएगी। आज ही अगर फिगर अच्छे से निकाल दिया तो वापस एग्जाम के वक्त किसी पढ़ाई करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, है ना। पढ़ाई करो, वंस फॉर ऑल करो। पढ़ाई करेंगे तो वंस फॉर ऑल करो, आधी अधूरी पढ़ाई करके फायदा नहीं। जिसकी भी फिगर निकाल के हो गई, तो मुझे हैंड रेस करके बोलोगे कि यस सर, माय पार्टी इज ओवर। इसकी भी फिगर हो जाएगी, प्लीज अपना हाथ रेस करके बता दो। इतना टाइम थोड़ा सा जल्दी कर लो ना, अच्छी निकालो, पर इसका मतलब ये नहीं कि टाइम का भी थोड़ा सा ख्याल रखने का।
मतिन हैज डन इट, रिजा हैज डन इट, रिजा का हो गया है फिगर निकाल कर, नवेद हैज डन इट, अक्सा हैज डन इट, रिफा। और आपको घबराने की भी जरूरत है नहीं, ऐसा समझो फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत रह गया तो दिस इज रिकॉर्डिंग है अपना बच्चा, बिल्कुल है ना, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं तो चाहता हूँ, मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि रोज कम से कम पुराने वीडियोस निकालकर 20 मिनट तो भी आप देखो। क्यों मालूम, अभी तक वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हुआ नहीं है। वो एक के पीछे एक दिख नहीं रहे, दिखने चाहिए ना पूरे एक के पीछे, वो तभी दिखेंगे जब आप लोग उसको देखोगे। तो मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है, 20-25 मिनट अपना लगा के रखो उसको रोज, कोई भी एक वीडियो लगा 20 मिनट तो भी कम से कम, सब बच्चे अगर 20-20 मिनट देखेंगे तो बहुत हो जाएगा। 20 मिनट से ज्यादा आप देखोगे मत, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट बस देखो, मतलब बस ऐसा थोड़ा सा ऑन करके रखा तो भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होगा तो फिर वो सारे, मैंने लिस्ट बनाई है उसकी, तो फिर एक के बाद दिखेंगे, चैप्टर वाइज एक एक दिखेगा। थोड़ा सा पहले देख लो, ठीक है। अनस हो गया, तस्वीर का हो गया, सना का हो गया। अनस आपने होमवर्क अभी भी नहीं भेजा है, आपका मेल नहीं आया मुझे मैथ्स का होमवर्क का मेल नहीं आया है। इनफैक्ट आपका एक भी मेल नहीं आया अभी तक, मैं कल चेक कर रहा था। होमवर्क नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। देखो, दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है मेरी, एक सिंसियरली क्लासेस अटेंड करो और दूसरा जो होमवर्क बोला है वो कंप्लीट करो। ठीक है रिजा, वेरी गुड, चलो हो गया, ऐसे समझ कंसिडर करके मैं आगे बढ़ता हूँ। सो लेट अस रीड इट अगेन। अभी मैं इधर पहले दिखा देता हूँ क्या है। देखो ये क्या है, पोजीशन है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हिंदी में जो बोला वो इंग्लिश में आगे पड़ेगी आप पैराग्राफ में। दिस इज रिलैक्स पोजीशन वेयर स्प्रिंग इज क्या बोलते हैं, इज अटैच्ड ऑन इट, स्प्रिंग इज अटैच्ड ऑन इट। स्प्रिंग इज अटैच्ड ऑन टू ए रिजिड सपोर्ट एंड एट वन एंड एंड दूसरे एंड को उसको एक मास ऑफ ब्लॉक अटैच किया, राइट, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर उसको रख दिया, है ना, नॉर्मल पोजीशन, दिस कॉल्ड एज रिलैक्स पोजीशन। उसके बाद में क्या किया, जो ब्लॉक है उसको बाहर खींचा, आउटवर्ड स्ट्रेच किया ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, है ना। ये फिगर 5.1 है, इट इज कॉल्ड स्ट्रेच पोजीशन, उसको स्ट्रेच पोजीशन बोला। उसके बाद में उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होगा, वो अंदर जाएगा। कितना अंदर जाएगा, क्योंकि वो बाहर जितना आया उतना ही अंदर जाएगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो एक्शन अगर x अमाउंट रहेगी तो रिएक्शन भी x अमाउंट रहेगी, दैट इज व्हाट इट विल गो इनसाइड, तो दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेस्ड। ये पढ़ते करेगा, बस यही है और कुछ नहीं। फाइन, देखो फिगर 5.1 भी शोज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, मीन पोजीशन को अब याद रखना है, ये वर्ड बार बार आएगा इस चैप्टर में। मीन पोजीशन को कौन सा पोजीशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम मतलब नेचुरली अपने आप जो चीज जो पोजीशन पे होती है, नेचुरली जो चीज पे होती है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, है ना। या इक्विलिब्रियम को दूसरा नाम मैं बोल सकता हूँ नेचुरल पोजीशन, बट एग्जैक्टली नहीं बोल सकता नेचुरल, क्योंकि नेचुरल बायोलॉजी में अलग वर्ड है, तो समझने के लिए थोड़ा सा बोला। एक अपने आप जो नेचुरली जो कोई भी चीज अपने आप जो खड़ी रहती है, जो जगह पे रहती है उसको इक्विलिब्रियम। तो स्प्रिंग मैंने लगा दिया, खींचा नहीं है उसको, दबाया नहीं है, तो जो पोजीशन पे रहेगी दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन, right? So 5.1b is equilibrium position in which the spring exerts no force on the block के ऊपर कोई फोर्स नहीं रहेगा, और block, so if the block is displaced toward the right from the equilibrium position, the force exerted by the spring on the block is directed towards left, 5.1a। अब ये बात अपने को यहाँ पे फिगर में समझनी है, बस और कुछ नहीं। अब देखो फिगर 5.1, ये ब्लॉक मैं बाहर खींच रहा हूँ, इफ आई पुल दिस बाहर, तो स्प्रिंग का फोर्स किधर रहेगा, स्प्रिंग उसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे। तो देखो स्प्रिंग का फोर्स कितना है, इनसाइड, स्प्रिंग फोर्स इज इनसाइड। अभी माइनस के एक्स कहां से आया वो देखते हैं, बट फोर्स किधर रहेगा, सिर्फ ये बता रहा है कि इट विल बी इनसाइड, फोर्स इनसाइड रहेगा। और जो अंदर चली जाएगी, अंदर जाने के बाद वो दबेगी, तो फिर वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा मतलब फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो स्ट्रेच्ड पोजीशन में फोर्स इज डायरेक्टेड इनसाइड, स्ट्रेच्ड पोजीशन में फोर्स इज डायरेक्टेड इनसाइड। फोर्स किसका फोर्स है, कहां पे फोर्स है, किसका फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स है, किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। द फोर्स इज exerted by spring on the mass block m, which is directed
inside. Now in position C the spring ये force होगा इसमें and it is force spring वापस spring में इसमें force रहेगा ही. So again the force is there. Force is directed outward and exerted on the block M. That is what is the simple words है. अपने को physics में problem क्या थी? Words है ना, English का अपना problem आता थोड़ा सा. English का problem आता. So that is what we have done. On account of its elastic properties, spring में elastic properties रहती है बराबर ना. On account of its elastic properties, the spring tends to regain its original shape and size. Therefore, it exerts. This is called as जो बाहर भेजेगा उसको बोलते हैं restoring force. वो force restoring force. चलो लिखेंगे कहीं तो साइड में लिखो restoring force. Type of force है, right? Restoring force. A force लिखे definition लिखनी है छोटी सी साइड में कहीं तो. राइट यहाँ पे बीच में भी लिखा तो चलेगा, फिगर के आसपास कहीं तो कॉमन में लिखा तो भी चलेगा. ये इसका पार्ट नहीं है इसका, बट रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब हमको समझ में आना चाहिए. सो व्हाट इज रिस्टोरिंग, मैंने इसलिए बोला एक एक वर्ड हम पढ़ेंगे. अभी ये रिस्टोरिंग फोर्स का इसके पूरे इसमें कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है, पर वर्ड आ गए तो हमको देखना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? ए फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल, ए फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल टू regain, the force which is responsible to regain original shape and size, original shape and size, regain original shape and size of any elastic body, any elastic body is called as a restoring force, is called as restoring force. तो अपने नटशेल में अपने को समझने में अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो वापस नॉर्मल पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चीज को लेकर आता है. जैसा मैंने क्या किया, स्प्रिंग को बाहर खींचा तो उसमें उसके अंदर अपने आप दूसरा फोर्स आएगा, वो क्या करेगा, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा. सिंपल पेंडुलम का बॉब बोलते हैं. बॉब को मैंने बाहर लाया, ये मैंने खींच के बाहर लाया, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा. रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से आता है, क्या आता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट विल सी. बट एनीथिंग व्हिच, कोई ऐसा हर कोई फोर्स जो नॉर्मल पे आने के लिए मजबूर करेगा, चीज को नॉर्मल पे आने के लिए मजबूर करेगा, नॉर्मल पे लाने के लिए हेल्प करेगा, उस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है. रिस्टोर करता है, वापस अपनी पोजीशन गेन करता है, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स. दिस फोर्स is responsible to bring back the original position. This force is proportional to the displacement, but its direction is opposite to the displacement. अब लेकिन if x is the displacement, अब ये इसका डेरिवेशन है छोटा सा, हम डेरिवेशन लिखेंगे, राइट. डेरिवेशन आपको लिखना है, तो वो भी बताता हूं मैं, वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक बार कंप्लीट करते हैं, देन विल मूव. ये छोटा है, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है. f is equal to minus now. अब ये आएगा कैसे, इसके पहले एक आएगा, देखो, फोर्स is directly proportional to displacement. सही है क्या, बोलो मेरे को. देखो जितना ये x मतलब ये जितना बाहर खींचेंगे उतना फोर्स ज्यादा स्प्रिंग में पड़ेगा, कम खींचेंगे तो कम पड़ेगा. तो इसका मतलब हुआ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. नाउ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे. सो f इज इक्वल टू kx. क्या लिखा हमने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर उसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, राइट. दैट इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट. k को क्या बोलेंगे, क्योंकि हमको पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर निकालना है तो इक्वल और कांस्टेंट लिखना पड़ता है. तो हमने इक्वल और कांस्टेंट लिखा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट. सो f इज इक्वल टू kx. सो फ्रॉम वेयर दिस माइनस साइन क्यों, देखो फोर्स किधर है, ये डायरेक्शन, फोर्स किधर है, ये डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ये डायरेक्शन. सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, hence the minus sign indicates Rifa, Swalia, and this is second warning for you. Please, मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप समझ नहीं रहे. मैं ये इक्विलाइजर के पीछे हूँ, साउंड इक्विलाइजर के पीछे हूँ. मुझे बहुत जोर में आवाज आती है, मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में मैंने इक्विलाइजर इंस्टॉल करके रखा है, आपको मेरी आवाज अच्छी आए इसलिए.